इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक इरोटेशनल फील्ड होता है। तो सबसे पहले हम इरोटेशनल फील्ड को देखेंगे, उसका मतलब क्या होता है, उसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहने से क्या मतलब है, और उसके बाद देखेंगे कि इरोटेशनल फील्ड को कहने का मतलब मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट होगी जो फुलफिल करने पर कोई भी फील्ड या कोई भी वेक्टर इरोटेशनल हो जाएगा। इसके बाद देखें कि हम कर्ल हमें निकालनी होगी और कर्ल को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालेंगे। देखें क्यों हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें यूज करेंगे। उसके बाद जब कर्ल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम मान लेंगे कि ये फील्ड इरोटेशनल है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई भी फील्ड अगर हम उसकी बात करें तो ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है। एक अलग से वीडियो है ग्रेविटेशन, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम किसी फील्ड को जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर देखिए फील्ड प्लॉट करने के बाद किस तरीके से आ सकता है, अगर फील्ड प्लॉट करने के बाद इस तरीके से आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि फील्ड ये डाइवर्ज हो रहा है। अगर फील्ड प्लॉट करने के बाद इस तरीके से आ रहा है तो हम उसे कहेंगे ये कन्वर्ज हो रहा है या निगेटिवली डाइवर्ज हो रहा है। अगर फील्ड प्लॉट करने के बाद देखिए इस तरीके से आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि फील्ड ये रोटेट हो रहा है और रोटेशनल फील्ड है। अगर फील्ड इस तरीके से आ रहा है तब भी हम क्या कहेंगे, तब भी उसे कहेंगे कि फील्ड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है या रोटेशनल फील्ड है। अब हमें यहाँ क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि फील्ड इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये ऐसा फील्ड नहीं होना चाहिए, ये फील्ड रोटेशनल नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे इरोटेशनल फील्ड। अब ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें कहाँ से निकल के आएंगी, ये निकल के आएंगी डाइवर्जेंस से। उसके मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होगा उसकी डाइवर्जेंस निकालेंगे। इस केस में डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है, और इस केस में डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा क्योंकि कन्वर्ज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें कर्ल इसमें निकलेगी, कर्ल। तो कर्ल का मतलब अगर कोई फील्ड आपके पास ए वेक्टर है जिसका मैंने प्लॉट किया हुआ है तो ये उसकी कर्ल हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ इन दोनों केस में, तो इन दोनों केस में कर्ल की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, फाइनाइट होगी, जो कि नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर कुछ ऐसा है तो फील्ड कैसा है, वो रोटेट हो रहा है या रोटेशनल फील्ड है या कर्ली है। अगर इसकी वैल्यू कितनी है, अगर ये वैल्यू कितनी है, 0 है, तो फील्ड कैसा हो जाएगा, इरोटेशनल हो जाएगा। तो इरोटेशनल फील्ड का एग्जांपल क्या हो सकता है कि फील्ड ऐसे हो एकदम सीधा, तो ये कांस्टेंट फील्ड है जिसमें लाइन की स्पेसिंग बराबर है और एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो कर्ल 0 हो जाएगी। तो या तो फील्ड ऐसा होगा तब ये इरोटेशनल माना जाएगा, या सिर्फ बाहर को जा रहा है और सिर्फ या अंदर को जा रहा है तो फील्ड कैसा होगा, इरोटेशनल होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है कैसा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब कोई स्टैटिक चार्ज आपके पास रखा हुआ है, वो चार्ज आपका प्लस भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ हम कह दें माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से फील्ड वेक्टर कैसे बनेगा। देखिए बाहर की तरफ बनेगा, मतलब यहाँ कोई फील्ड की डायरेक्शन लेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन लेंगे तब भी रेडियली आउटवर्ड होगी, यहाँ भी ऐसी होगी, इस तरफ भी ऐसी होगी, यहाँ भी ऐसी होगी, इस तरफ भी ऐसी होगी, इस तरफ भी ऐसी होगी, यहाँ और बनाएंगे तब भी बाहर की तरफ ही होगा, यहाँ बनाएंगे तब भी बाहर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और यहाँ क्या होगा, ये सिर्फ अंदर की तरफ होगा। तो ये यहाँ सिर्फ ये अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, फील्ड रोटेट नहीं करेगा। तो ये फील्ड एक्चुअली क्या है, सेंट्रल फोर्स जिसे हम कहते हैं, और इसमें कर्ल 0 होती है। तो ये इस तरीके से हम कहें कि इसमें घूमने का कंपोनेंट या रोटेट करने का कंपोनेंट नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कर्ल ऑफ ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं ये आपकी 0 होगी, और यही आपकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से प्रूव करने के लिए यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस हमें चाहिए ई का एक्सप्रेशन कितना है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कहें कि ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। लेकिन मुझे यहाँ चाहिए वेक्टर फॉर्म में,
मुझे यहाँ किस में चाहिए, ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करूँगा, ये जो वेक्टर होता है इधर रेडियली आउटवर्ड वेक्टर है और इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आर कैप। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अगर मैं इसमें डायरेक्शन भी ऐड कर दूं या कहते हैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप। तो ये इतना ई वेक्टर कितना हो जाएगा, ये आर कैप और ऐड होगा तो ये वेक्टर इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसकी कर्ल निकालनी है। अब ये डेल क्रॉस या कर्ल कितना होता है, अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आर कैप का कंपोनेंट है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट बना दूँ, तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तीनों कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे और आपकी इक्वेशन पहले के मुकाबले बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा क्या है कि इसमें देखिए ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है लगभग चीज़ें। तो चीज़ें चूँकि फील्ड की डायरेक्शन चारों तरफ बराबर होगी, यानी कि आर डिस्टेंस पर फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तो ये स्फेरिकल सिमेट्री यहाँ दिखाई दे रही है। इस वजह से हम ये इस तरीके का सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम ये वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। तो हम यहाँ कौन सा सिस्टम लेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन जो एक्सिस होंगी वो कौन सी होंगी, जो 3 एक्सिस होती हैं, आर एक्सिस, आर, थीटा और फाई, और यूनिट वेक्टर 3 यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं, ये होंगे आर कैप, थीटा कैप और ये फाई कैप। ठीक है, और तो ई वेक्टर को मैं इन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में किस ढंग से लिख सकता हूँ, मैं इस ढंग से लिख सकता हूँ। देखिए जो ई वेक्टर है मेरा उसे मैं लिख सकता हूँ कितना, आर कैप के साथ वाला मैग्नीट्यूड ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप। इसके बाद जो थीटा कैप के जो मल्टीप्लायर है वो है ही नहीं, तो 0 इंटू थीटा कैप। इसके बाद फाई कैप भी नहीं है, तो 0 इंटू फाई कैप। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने का फ़ायदा हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो कर्ल है उसे भी हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। तो इसे मैं इस ढंग से भी कह सकता हूँ कि ये जो ई है हमारा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ई आर कंपोनेंट आर कैप प्लस ई थीटा कंपोनेंट थीटा कैप प्लस ई फाई कंपोनेंट फाई कैप। अब मैं क्या करूँगा, कर्ल जो मैं निकाल रहा था अभी, कर्ल ऑफ ई, ये मैं इसमें लिख दूंगा, किसमें, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 1/r स्क्वायर साइन थीटा, ये है आर कैप, ये हो जाएगा आर थीटा कैप और यहाँ हो जाएगा आर साइन थीटा फाई कैप। इसके बाद देखिए यहाँ होगा डेल ओवर डेल आर, यहाँ होगा डेल ओवर डेल थीटा और यहाँ होगा डेल ओवर डेल फाई, यानी कि थीटा आर के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। और जिस वेक्टर का हमें कर्ल निकालना है उसका पहला कंपोनेंट या आर कंपोनेंट यहाँ लिखा जाएगा, उसका थीटा कंपोनेंट यहाँ लिखा जाएगा और उसका फाई कंपोनेंट यहाँ लिखा जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करने के बाद ई आर तो इतना आ जाएगा, ई थीटा आपका 0 आ जाएगा और ई फाई कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसको वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, तो इसमें वैल्यू को रख देते हैं। तो कर्ल ई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा आर कैप आर थीटा कैप आर साइन थीटा फाई कैप। इसके बाद डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल फाई। ई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर 0 0। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ देखिए पहले लेंगे किसे, आर कैप को, तो ये हो जाएगा आर कैप डेल ओवर डेल थीटा
0 माइनस डेल ओवर डेल फाई किसका, 0 का। तो ये इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद क्या लेंगे, माइनस आर थीटा कैप किसका, डेल ओवर डेल फाई किसे, ये करेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर माइनस इसको फिर यहाँ से करेंगे डेल ओवर डेल आर किसका, 0 का। तो ये भी आपका कितना हुआ, ये भी आपका 0 हो गया। इसके बाद देखिए ये आ जाएगा प्लस आर साइन थीटा फाई कैप, और ये डेल ओवर डेल आर 0 का, और डेल ओवर डेल थीटा किसका, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या आ गया, इसका एक्सप्रेशन आया। अब देखते हैं अलग अलग। देखिए यहाँ देखिए 0 का डिफरेंशिएशन है, 0 हो जाएगा। ये 0 का डिफरेंशिएशन है, ये 0 हो जाएगा। ये देखिए r का डिफरेंशिएशन है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ r वेरिएबल है। इसका डिफरेंशिएशन फाई के रेस्पेक्ट में करना, वो भी पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये फाई और r इंडिपेंडेंट है। इसका भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ r का फंक्शन है और थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 6 टर्म है और 6 के 6 0 हैं, तो अंदर ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है ये कितनी हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो इसे लिख देते हैं। ये इस तरीके से हो गया क्या, कि 1/r स्क्वायर साइन थीटा, तो हो जाता है r कैप इंटू 0 माइनस आर थीटा कैप इंटू 0 प्लस r साइन थीटा फाई कैप इंटू 0। तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ कितना आ जाएगा, 0। और लेफ्ट साइड में क्या था, कर्ल ऑफ E इक्वल टू 0, जो कि किसी भी फील्ड के इरोटेशनल होने की मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट थी। अब चूंकि कर्ल ऑफ E 0 हो गया, इसका मतलब फील्ड कैसा है, इरोटेशनल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इरोटेशनल। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। थैंक यू।